हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स ऑफ चेंज का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा। यानी कि यहाँ पे जो टेबल है उसमें कुछ ब्लैंक्स है, हमें उस ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो बच्चों, इस टेबल में हमें कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, वहाँ के टाइप्स ऑफ फैन दिए गए हैं और वो किस मटेरियल से बनते हैं वो दिया गया है, और कुछ गैप्स भी है। बस उसी को हमें फिलअप करना है। पहला स्टेट है राजस्थान, और टाइप ऑफ फैन है एप्लिक हैंड फैन। अरे एप्लिक हैंड फैन को ना, इसमें छोटे छोटे फैब्रिक्स को एक बड़े से फैब्रिक्स में सिलाई करके बनाया जाता है। बस इसी को तुम्हें मटेरियल यूज में लिखना है। स्मॉलर पीसेस ऑफ फैब्रिक्स आर सीवन ऑन टू द लार्ज बेस फैब्रिक। फिर देखो मटेरियल यूज में गोल्ड थ्रेड दिया गया है। तो ये गोल्ड थ्रेड से क्या पंखा बनता था ना, जरदोरी हैंड फैन। ये भी राजस्थान का है। फिर दिया गया टेम्पल हैंड फैन। ये भी राजस्थान में बनता है, लेकिन इसको ब्रास में बनाया जाता था। फिर आता है गुजरात। गुजरात का मिरर वर्क हैंड फैंस। तो बच्चों, ये पंखे ना प्योर सूती के कपड़े में बनते थे, जिस पर मिरर वर्क किया जाता था। फिर मटेरियल यूज में है बीड्स। देखो बीड्स से बीड्स हैंड फैन बनते थे, ये भी गुजरात में बनते थे। देन मटेरियल यूज में है लेदर डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल। लेदर से तो हमें पता है लेदर हैंड फैंस बनते थे, और ये गुजरात का कच्छ एरिया में बनाया जाता था। फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल। इसमें 16 हैंड फैंस बनते थे, और ये मिल्की वाइट स्पॉन्जी सोले के पौधे से बनाया करते थे। फिर आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे प्योर गोल्ड, सिल्वर, जारी, सिल्क, ये सब मटेरियल यूज करके ना फाड़ के पंखे बनाए जाते थे। फिर आता है बिहार। बिहार में बाम्बू से ना बाम्बू हैंड फैन बनाए जाते थे। देन कम टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें करना है। चलो मैं तुम्हें पहले एक्स्ट्रा को समझा देता हूँ। समय के साथ पंखे व्यापार मार्गों के जरिए फैलने वाली एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तु बन गए। इन्हें विदेशी और स्टाइलिश भी माना जाता था। हालांकि पूरे भारत में पंखों के इस्तेमाल में काफ़ी समानता थी, फिर भी अलग अलग गांवों और शहरों ने अपनी अपनी परंपरागत किस्में विकसित कर ली थी। हर जगह ने अपने पंखों को अलग अलग मटेरियल और डिजाइनों से खास बनाया, जिससे वे बाकी जगहों के पंखों से अलग दिखते थे। आई थिंक ये एक्सट्रैक्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछ रहा है, पंखा जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। यानी कि जो पंखे थे ना, ये कॉमर्स यानी कि व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। हाँ, ये तो ट्रू है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में खुद ही लिखा हुआ है। देखो, पंखाज बिकेन सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। यानी कि जो पंखे हैं ना, ये व्यापारिक मार्गों के माध्यम से बेचे और खरीदे जाते थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखा। यानी कि पंखों को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड का क्यों यूज किया गया है। तो बच्चों देखो, ट्रेडिशनल कहने का मतलब होता है जो चीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आती हो। तो बच्चों, हर राज्य में, गांव में अपने स्थानीय पेड़ पौधे से, अपनी कला से वो अपने पुराने तरीकों से पंखे बनाते थे, और फिर बच्चे भी बड़ों से ये कला सीखते थे और इस कला को आगे बढ़ाते थे। तो इसका आंसर में लिखोगे, द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज्ड बिकॉज पंखाज आर मेड यूजिंग लोकल मटेरियल्स एंड डिजाइंस दैट हैड बीन फॉलोड फॉर जनरेशंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिश इज एन ओपिनियन एंड नॉट ए फैक्ट बिकॉज। यानी कि यहाँ पे जो पंखों को स्टाइलिश और एक्जोटिक कहा गया है, ये बस एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। क्योंकि फैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है और ये सबके लिए बराबर होती है, लेकिन ओपिनियन वो चीज़ होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लो कोई चीज़ मुझे बहुत स्टाइलिश लग रही हो, वो तुम्हें पसंद भी ना आए। यानी कि किसी चीज़ को एक्जोटिक और स्टाइलिश मानना हर एक व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है। बस इसीलिए ये एक ओपिनियन होगा, फैक्ट नहीं। तो आंसर में लिखना, बिकॉज डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट वेदर पंखाज आर एक्जोटिक एंड स्टाइलिश। क्वेश्चन नंबर 4, इन फॉर वन रीजन फॉर कॉमनलिटी इन द यूज ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया। यानी कि इंडिया में जो पंखाज यूज होते थे उसमें कॉमनलिटी को हमें बताना है। तो बच्चों देखो, हमारे भारत के ना अधिकांश भागों में गर्म जलवायु होती है, और इसलिए लोगों को ठंडक पहुंचाने के लिए पंखों का उपयोग लगभग पूरे देश में किया जाता था। सो हमारा आंसर होगा, वन रीजन वॉज दैट पंखाज आर यूजफुल फॉर कीपिंग पीपल कूल इन द हॉट क्लाइमेट अक्रॉस इंडिया। Now question number 5, select which one of the two statements is the correct assertion for the given region. The region is pankhas are made of indigenous materials unique to the region with elaborate designs. First assertion is each kind of pankha could be distinguished from the other. Assertion B, pankhas are used by many people. तो बच्चों देखो, पंखाज ना कुछ इंडिजिनियस मटेरियल से बनती थी, और ये सिर्फ उसी क्षेत्र की कला को दिखाती थी। इसी की वजह से हर एक पंखा अलग अलग होता था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर। अब हमें और एक एक्स्ट्रा दिया गया है, चलो मैं तुम्हें इसे फिर से समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। समय के साथ और तकनीक व नए नए आविष्कारों के आने से पंखों की खूबसूरत संस्कृति के धीरे धीरे भारतीयों के बीच से गायब होने का खतरा बढ़ गया। पहले यह सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ
ये एक व्यावसायिक व्यापार में बदल गया और अब यह भारत के कारीगरों को किसी न किसी रूप से आजीविका प्रदान करता है। पंखों की लोकप्रियता और मांग में जो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, उसका एक बड़ा कारण है कि ये पंखे अब कई अलग अलग किस्में में बनाई जा रही है। आई थिंक एक्सट्रैक्ट सबको को समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन फॉर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा, यानी कि टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी से पंखे पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो देखो, जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण आज हर एक घर में इलेक्ट्रिक फैन, कूलर और एसी का उपयोग हो रहा है और इसी की वजह से धीरे धीरे जो पारंपरिक हाथ वाले पंखे थे, इसका उपयोग कम होने लगा है। और जब कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं होती ना, तो उसकी कला और संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इसका आंसर में लिखोगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज रिड्यूस द यूज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेडिशनल पंखाज, पुटिंग देयर कल्चरल हेरिटेज एट रिस्क। Second question, complete the statement with an appropriate reason. The writer refers to पंखाज not just an object but as a culture because. तो बच्चों देखो, राइटर ने ना पंखे को सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक कल्चर बताया है। क्योंकि ना एक कारीगर अपने क्षेत्र की कला, अपनी परंपरा, अपनी पहचान उसी पंखे में दिखाता था। यानी कि उस पंखे में लोगों की मेहनत, इतिहास, संस्कृति और कई पीढ़ियों की कला भी छिपी हुई थी। बस इसी के लिए लेखक ने उसे कल्चर कहते हैं। तो आंसर में निकला, बिकॉज दे रिप्रेजेंट इंडियाज ट्रेडिशनल आर्ट, हेरिटेज एंड क्राफ्टमैनशिप पास डाउन थ्रू जनरेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखा हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। यानी कि एक्सट्रैक्ट से हमें वो लाइन बताना है जो ये बता रहा हो कि समय के साथ साथ ना पंखे का रोल चेंज हो गया। तो इसका आंसर होगा, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड्स सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियन आर्टिसंस। Now question number 4, list one way in which the increase in demand of पंखा might benefit artisans। यानी कि हमें बताना है ये पंखों का डिमांड बढ़ने से आर्टिसंस को कैसे बेनिफिट हुई। तो बच्चों देखो, जो चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, उसे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। उसके ज़्यादा खरीदने के कारण कारीगरों को ज़्यादा काम भी मिलता है और उनकी आय बढ़ती है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर बन जाता है। तो बस इसका आंसर में लिखना, इट प्रोवाइड्स आर्टिसंस विद बेटर लिवलीहुड एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Now question number 5, select the factor that has contributed to the commercialization of पंखा। यानी कि यहाँ पे जो 4 फैक्टर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर की वजह से पंखों का कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इकोनॉमिक डिमांड। यानी कि डिमांड बढ़ने के कारण ही इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ था। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। यानी कि बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, ये पूरे चैप्टर के एसेंस यानी कि सार को किस तरह बता रहा है। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में ना सिर्फ हवा की बात नहीं की गई है, बल्कि समय के साथ आए बदलाव की बात हो रही है। पहले पंखा सिर्फ जरूरत था, आज वही पंखा ज़्यादातर सजावट, कला और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। और यही बदलाव इस चैप्टर का ना मुख्य संदेश है। इसी के लिए तो इसका नाम विंड्स ऑफ चेंज रखा गया है। तो इसका आंसर में निकला, द टाइटल शोज हाउ पंखा चेंज फ्रॉम एवरीडे यूजफुल ऑब्जेक्ट्स टू कल्चरल एंड डेकोरेटिव आइटम्स ओवर टाइम। Now question number 2, support the following statement with any 2 relevant examples from the chapter। स्टेटमेंट है, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखाज आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। यानी कि पंखे का डिजाइन और स्ट्रक्चर वो सिर्फ किसी एक खास जगह की कल्चरल आइडेंटिटी का टेस्टिमोनी यानी कि गवाह थी। इसको सपोर्ट करते हुए हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो बच्चों देखो, ये पंखे ना कहीं बांस से बनाया जाता था, कहीं ताड़ के पत्तों से बनाया जाता था, कहीं चमड़े से, तो कहीं प्योर कॉटन से। यानी बस तुम पंखे को देखकर ही बोल सकते थे कि ये किस जगह का या फिर किस इलाके का पंखा है। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखना, डिफरेंट रीजन्स यूज्ड लोकल मटेरियल्स, एंड सेकंड पॉइंट, एवरी रीजन हैड यूनिक डिजाइन एंड पैटर्न्स। Now question number 3, the chapter mentions pankhas running the risk of slowly losing their presence among Indians. Evaluate how the balance between the preserving traditional craftsmanship and the incorporating innovative designs in the criterion of pankhas will help in this regard। तो बच्चों देखो, अगर वही पंखे ना आज भी सिर्फ वो पुराने डिजाइन से बनते तो शायद कम लोग खरीदते, लेकिन अगर उनकी पारंपरिक कला को बचाकर उनमें नए रंग, नए डिजाइन और आधुनिक लुक जोड़ दे तो लोग उन्हें खरीदेंगे भी और हमारी पुरानी कला भी बची रहेगी। तो इसका आंसर में लिखोगे, ट्रेडिशनल स्किल्स विथ मॉडर्न डिजाइंस विल मेक पंखाज अट्रैक्टिव एंड हेल्प प्रिजर्व द क्राफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माइट इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। यानी कि कुछ इनिशिएटिव जैसे कि पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, ये करने से ये हमारी कला को कैसे प्रिजर्व करेगी। तो बच्चों देखो, जब पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स बनेंगे ना, तो इनमें जो पुराने कारीगर होंगे वो नए लोगों को सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे, युवा सीखेंगे, और ये कला आगे पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। जैसे कि तुम लोगों ने द पॉट मेकर में सेंटेला की कहानी तो देखी ही थी, ठीक बस उसी तरह। तो इसका आंसर में लिखोगे, वर्कशॉप्स टीच पीपल द आर्ट ऑफ मेकिंग पंखाज एंड एनकरेज देम टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर मेंशन्स सेलिब्रेटिंग पंखाज इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर।
एसेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट। यानी कि जो राइटर ने चैप्टर के एंड में पंखों के सेलिब्रेशन की बात की है, ये आर्टिसन को किस तरह हेल्प करेगी। तो बच्चों देखो, जब किसी चीज़ का उत्सव मनाया जाता है तो लोग उसे देखने आते हैं, उसे खरीदते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और पंखों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ज़्यादा लोग खरीदेंगे, कारीगरों की कमाई बढ़ेगी और उनकी कला जीवित रहेगी। तो आंसर में लिखना है सेलिब्रेटिंग पंखाज विल इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी, डिमांड एंड इनकम टू आर्टिसंस। Now question number 6. How does the restriction of the use of pankha for decorative purposes reflect the changing cultural role of these traditional fans in modern India? तो बच्चे देखो, जो पंखा कभी ना हवा लगाने के लिए यूज किया जाता था, वो आज ज़्यादातर घर की दीवार पर सजावट के लिए ही रखते हैं। यानी पंखे की भूमिका बदल गई है, ये ज़रूरत से अब सांस्कृतिक विरासत बन गई है। तो इसका आंसर में लिखना है टुडे पंखाज आर valued मोर आज डेकोरेटिव एंड कल्चरल आइटम्स देन आज कूलिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर से है। यहाँ पे हमें कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको इनके कैटेगरी के हिसाब से क्लासीफाई करना है। कैटेगरी में देखो तो अपीयरेंस है, प्लेस है और मटेरियल है। अब चलिए बॉक्स से इन पेयर को देखते हैं और कैटेगराइज करते हैं। पहला है एक्जोटिंग एंड स्टाइलिश। इसको तो पढ़ने से पता चल रहा है ये अपीयरेंस का है, तो इसका अपीयरेंस में लिखना है। देन है थ्रेड एंड वूल, ये तो मटेरियल में आएगा। देन ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड, सजाना, ये भी तो अपीयरेंस में आएगा। देन विलेजेस एंड टाउन, ये जगह की बात है यानी कि प्लेस में आ जाएगा। देन सिल्क एंड ब्रास, ये भी मटेरियल है। लास्ट विद इन एंड आउटसाइड, ये प्लेस में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन में ना हमें कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें वो फिक्स्ड एक्सप्रेशन को लिखना है और उनका मीनिंग भी बताना है। तो पहला बन जाता है हाई एंड ड्राई। इसका मतलब होता है टू बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड विदाउट सपोर्ट, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के फंसे रहना। नेक्स्ट कट एंड रन, इसका मतलब होता है टू फ्ली फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन से 9-2-11 हो जाना। देन फैक्ट एंड फिगर्स, इसका मतलब होता है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन या फिर स्टैटिकल डाटा। देन ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि एवरीवन, नॉट जस्ट ए फ्यू स्पेशल पीपल, यानी कि ये सबको कंसिडर करता है। उसके बाद होता है वेयर एंड टियर, इसका मतलब होता है फिजिकल डैमेज या फिर डिग्रेड हो जाना। इसको तो साइंस में पढ़े ही होगे, यानी कि जब कोई चीज़ यूज होता है और यूज होने की वजह से वो ख़त्म हो जाना, जैसे कि तुम्हारा चप्पल, साइकिल्स का टायर, ये सब। देन टाइम एंड अगेन, यानी कि रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, बार बार होना। उसके बाद हो जाएगा थिक एंड थिन, यानी कि सपोर्टिंग समवन इन ऑल कंडीशन, यानी कि एक पर्सन को हर एक कंडीशन में सपोर्ट करना, जैसे कि लंगोटिया यार हो। उसके बाद होता है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फिक्स्ड रूल, यानी कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। अब फिर बोल रहा है ना, हम जो पेयर्स बनाए हैं इसको उनके नीचे दिए गए मीनिंग के हिसाब से लगाना है, यानी कि सेट करना है। पहला इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, ये तो हो जाएगा हमारा हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट द डैमेज टू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज, ये अभी मैंने समझाया था, वेयर एंड टियर। फिर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फैक्ट एंड फिगर्स। फोर्थ इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, यानी कि थिक एंड थीन। फिफ्थ एवरीवन, नॉट जस्ट ए फ्यू स्पेशल पीपल, ऑल एंड सन्ड्री, ऑफन ऑन मेनी और ऑल ओकेजन्स, टाइम एंड अगेन। देन द लास्ट वन, टू मेक ए क्विक और सडन एस्केप, कट एंड रन। नेक्स्ट हमें कुछ कोलोकेशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलो पहले क्वेश्चन से करते हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू टेक और गिव द इंग्लिश एग्जाम टुमारो। बच्चों देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टूडेंट्स ना हमेशा टेस्ट टेक करते हैं। स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट एंड टीचर्स गिव द टेस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक। नेक्स्ट द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक ए सीट और हैव ए सीट, आंसर होगा हैव ए सीट। थर्ड क्वेश्चन, माई स्कूटर डैश्ड अगेंस्ट और रैन इनटू ए कार, करेक्ट आंसर होगा रैन इनटू ए कार, मतलब उसके साथ जाके धक्का हो जाना। फोर्थ क्वेश्चन, आई मस्ट टेक और ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस, इसका करेक्ट आंसर होगा टेक, आई मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस। फिफ्थ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टोन अप और इम्प्रूव माई ग्रामर, तो करेक्ट आंसर होगा आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। चलो पढ़ते हैं और वर्ब को अंडरलाइन करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स पंखाज हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया, तो इसमें वर्ब है हैव बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराट्स इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग, इसमें वर्ब है हैव वर्कड। थर्ड क्वेश्चन, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, इसमें वर्ब है हैव अडॉप्टेड। Now question number 4, once made for personal use, this handicraft has transformed into a commercial business, इसमें वर्ब हो जाएगा has transformed। इसके बाद वाला क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स है, उसके साइड में कुछ वर्ड्स है।
और इन वर्ड्स को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है जो काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है हाज और हाव, उसके साथ भव का थर्ड फॉर्म। तो चलो इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। ये तो तुम्हें कर दिया था, इसके बाद से हमें करना है। पपेटियर्स ब्रैकेट में क्रिएट है, तो देखो प्लूरल है तो क्या होगा? हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट कैरेक्टर्स एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज विथ देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री। दे डैश ब्रैकेट में मास्टर, तो हो जाएगा दे हैव मास्टर्ड द डेलिकेट movements that bring these lifeless figures to life, entertaining both children and adults. Over years, puppetry bracket में evolved, तो ये हो जाएगा have evolved using modern technology while preserving traditional techniques. Then many puppeteers bracket में past, तो क्या हो जाएगा? have passed down their craft through generations, ensuring its continuity. दे आज परफॉर्म है, तो ये हो जाएगा दे हैव परफॉर्म्ड इन थिएटर्स, ऑन टेलीविजन एंड एट फेस्टिवल्स, कन्वेइंग इंपॉर्टेंट कल्चरल नैरेटिव्स। सो इतना ही था तुम्हारा क्वेश्चन एंड आंसर। अब अच्छा लगा हो तो तुम्हारे दोस्तों से भी शेयर कर देना, वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। टाटा बाय बाय।